एलियंस, यति और स्पिरिचुअलिटी के अलावा रणवीर अलाहाबादिया अपने पॉडकास्ट के गेस्ट से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? हाँ, वैसे तो आज के टाइम पर ये ऑलमोस्ट एक मीम बन चुका है, लेकिन सोच के देखो तो ये क्वेश्चन काफी डीप है। इजिप्ट के पिरामिड से आगरा के ताजमहल तक ये सारे मौत के ही तो सिंबल है। ये सिंबल दिखाते हैं कि ह्यूमंस हमेशा से अपनी डेथ के बारे में कितना ज्यादा सोचते हैं और प्लान करते हैं। ये दिखाता है कि इंसान जिए चाहे जैसे भी अपनी मौत को हमेशा स्पेशल बनाना चाहता है। मेरे 2-4 ख्वाब है जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। जिंदगी चाहे गुमनाम रहे पर मौत में मशहूर चाहता। अगर सोच के देखो तो मौत सबसे सर्टेन और सबसे अनसर्टेन चीज है। सर्टेन इसलिए क्योंकि भैया सबको आनी है, और अनसर्टेन इसलिए क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि उसकी मौत कब आ जाएगी। इस डेथ के टॉपिक पर मैंने काफी सोचा, काफी कुछ पढ़ा। इसके बिजनेस से लेकर इसमें होने वाले स्कैम्स तक बहुत कुछ पता चला है मुझे। ये भी पता चला कि अपनी डेथ के बियॉन्ड सोचना और उसे प्लान करना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जो कुछ मुझे पता चला वो इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। और अब यहां तक आ गए हो भाई तो एंड तक देख के जाना। वैसे तो जिंदगी डेथ पर खत्म हो जाती है, लेकिन हम अपने वीडियो की शुरुआत डेथ से ही करते हैं। इसके रीजंस को जानते हैं। पूरी दुनिया में अगर देखें नेचुरल डेथ के अलावा जो डेथ के रीजन है उसमें 3 कैटेगरीज आती है, और इन 3 कैटेगरीज में डेथ को क्लासिफाई करने वाले बहुत सारे चार्ट आपको दिख जाएंगे। भारत में भी ऐसा ही है। WHO का ये वाला चार्ट भारत में डेथ के टॉप 10 रीजन दिखाता है। पूरी दुनिया की तरह हार्ट डिजीज भारत में डेथ का सबसे बड़ा रीजन है। इसके अलावा लंग्स, स्टमक, किडनी और ब्लड की जो प्रॉब्लम इस लिस्ट में आती है। भारत में रोड एक्सीडेंट भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जिस स्पीड से भारत में SUV की सेल बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से रोड एक्सीडेंट का नंबर भी बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में रोड एक्सीडेंट से सबसे ज्यादा डेथ भारत के अंदर ही हो रही है। इन सब के अलावा डेथ का रीजन अगर आप सोच के देखो तो आपकी लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। जिन एरियाज में गरीबी है वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी काफी ज्यादा हाई रहती है। जो एरिया थोड़ा सेंसिटिव जोन में, वहां पर नेचुरल डिजास्टर जैसे साइक्लोन, अर्थक्वेक आते रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जोन में देखें तो टेररिज्म और वॉर्स की वजह से भी डेथ के नंबर काफी हाई हो जाता है। और ये सब देखकर एक बात बड़ी क्लियर पता चलती है, चाहे बीमारी हो, एक्सीडेंट हो या नेचुरल कैलामिटी, डेथ कभी भी और कहीं भी आ सकती है। अगर आप जेंडर के बेसिस पर बात करें तो एक प्रूवन फैक्ट है कि मेन ऑन एन एवरेज विमेन से 5 साल कम जिंदा रहते हैं। लेकिन इतनी सीरियस बात को भी इंटरनेट पर लोगों ने एक मीम बना के रख दिया है। लेकिन इस बात की सीरियसनेस को एक बार समझ के देखो। ये एक फैक्ट है कि आज 55% फैमिलीज में मेन सोल ब्रेड अर्नर्स होते हैं पूरी फैमिली के लिए। ऐसे में अगर उनकी डेथ हो जाए तो पूरी फैमिली की लाइफ खराब हो सकती है। अब डेथ को कोई प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है टर्म इंश्योरेंस, जो आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट के थ्रू इजीली परचेज कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर आप अलग अलग कंपनीज की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की एनालिसिस कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और ये आपकी क्लेम सेटलमेंट में भी हेल्प करते हैं, जो कि टर्म इंश्योरेंस के केस में काफी इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट जरूर करना। बाकी जो इनकी डिटेल है वो वीडियो के एंड में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अब देखो, अच्छी तरह से जिंदा रहना तो आज के टाइम पर बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, लेकिन मौत भी सस्ती नहीं होती है। हर रिलीजन में मरने के बाद जो ट्रेडिशन होते हैं, इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा मैं डेथ के बिजनेस पर भी रिसर्च करूं। सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन भाई ये भी एक अपने आप में मार्केट बन चुकी है और लोगों ने इस पर बुक्स तक पब्लिश कर रखी है। मीनाक्षी देवान जी की किताब है द फाइनल फेयरवेल, जिसमें उन्होंने मेजर रिलीजन्स के अंदर डेथ के बाद जो रिचुअल होते हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करी है। और इनकी किताब में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है डेथ पर होने वाले खर्चे को लेकर। जैसे हिंदूज में तो चिता जलाई जाती है तो कम से कम 400 से 600 किलो तो लकड़ी यूज होती है। इसमें भी आम, बरगद, यूकेलिप्टस से लेकर चंदन की लकड़ी तक के ऑप्शन मिलते हैं। चंदन की लकड़ी तो भैया बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन अगर सबसे सस्ती वाली देखें वो भी 8 रुपए पर केजी आती है, यानी कि 4-5 हजार रुपए तो सिर्फ लकड़ी के लग जाते हैं। फिर सफेद कपड़ा, हवन सामग्री, दक्षिणा वगैरह मिला के 3-4 हजार रुपए का खर्चा तो ऐड हो जाता है अलग से। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। चिता की राख को लेकर लोग वाराणसी, हरिद्वार या प्रयागराज जैसी सिटीज जाते हैं, गंगा जी में प्रवाह करते हैं। इन सिटीज के अंदर डेथ इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है कि वहां पर डेथ के अराउंड एक प्रॉपर मार्केट रेडी हो चुकी है। हर एक रिचुअल का एक फिक्स रेट अटैच्ड होता है, और कौन कितनी अमीर फैमिली से आता है उसके बेसिस पर वो रेट चेंज भी कर देते हैं। फिर लोग घर पर भी 13 दिन तक पूजा करवाते हैं, पिंडदान होता है, महापात्र से लेकर कुल पुरोहित तक सब आते हैं, और इनकी सबकी दान, दक्षिणा, भोज वगैरह के प्रोसेस में 5-10 हजार रुपए का खर्चा तो कहीं नहीं गया है। बाकी रिलीजन में भी अगर देखें तो वहां पर भी डेथ का खर्चा ऐसा ही है। जैसे कि इस्लाम में देखें तो वहां पर जलाने की जगह दफनाने का रिवाज है, और दफनाने के लिए चाहिए जमीन। अमीर मुस्लिम लोग जो रहते हैं वो जमीन परचेज कर लेते हैं, उसमें कब्र बना सकते हैं, लेकिन जो गरीब है उन्हें पब्लिक सेमेट्री में ही जाना पड़ता है। एक कफन की कॉस्ट अगर आप देखें तो 1000 से 2000 तक आती है, और उसके बाद कब्र खोदने से लेकर उसमें लकड़ी के फट्टे लगाना, बॉडी को नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, फूल, सेंट, कब्रिस्तान की फीस, बहुत सारे खर्चे होते हैं। कुल मिलाकर 8 से 10 हजार रुपए का खर्चा तो यहाँ पर भी बन जाता है। अगर आप क्रिश्चियंस में देखें तो
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉफिन और सेमेट्री। बॉडी को रैप करने का जो कपड़ा है वो भी यहाँ पर भी 1000 रुपए तक का ही आता है, लेकिन कॉफिन की कॉस्ट 2000 से लेकर कई लाख रुपए तक जा सकती है। किसी में ग्लास का टॉप है, किसी में गोल्डन एजेस हैं, किसी में ब्रास के एजेस हैं। कॉफिन किस लकड़ी से बना है इस पर भी उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है। इसमें प्लाईवुड से लेकर आम और देवदार की लकड़ियों के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड कॉफिन का भी ऑप्शन मिलता है। कॉफिन की अपनी अलग से एक आर्ट है और उसका पूरा अपना एक मार्केट भी है, बिल्कुल किसी लग्जरी फर्नीचर आइटम की तरह। कॉफिन की कॉस्ट के अलावा सेमेट्री के चार्जेस, लेबर चार्जेस, प्रीस्ट की फीस, प्रेयर मीटिंग, इन सब के खर्चे को अगर मिला दें तो 15 से 20 हजार रुपए तो यहाँ पर भी खर्च हो जाते हैं। बाकी कुछ कल्चर्स में अगर देखें तो डेथ के ऐसे भी रिचुअल हैं जो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। जैसे कि पारसियों में टावर ऑफ साइलेंस। पारसी लोग ज़ोरास्ट्रियन ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, तो किसी की मौत के होने के बाद वो डेड बॉडी को एक पर्टिकुलर जगह ले जाते हैं जिसे बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस। यहाँ पर वल्चर्स बॉडी को धीरे धीरे करके खाते हैं और इस तरह से नेचुरली बॉडी जो है वो डिसइंटीग्रेट होकर वापस नेचर में मिल जाती है। और अगर आप कभी तमिलनाडु पहुंच गए तो कुछ एरियाज में डेथ पर अगर आप चले गए तो आपको फायर क्रैकर्स, डांस, ढोल ताशे और नाचते हुए लोग दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि आप किसी बारात में आ गए। ऐसा ट्रेडिशन फॉलो करने वाले लोग भारत के काफी सारे अलग अलग स्टेट में भी मिलते हैं और इस सेलिब्रेशन का एक मेन रीजन वो मानते हैं कि भाई किसी इंसान की आखिरी यात्रा है तो उसे हंसी खुशी से विदा किया जाना चाहिए। और अगर आप राजस्थान चले जाएं तो वहां पर डेथ पर प्रोफेशनल रोने वाले लोग बुलाए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं रुदाली। इन औरतों को हमेशा ब्लैक कपड़े पहनने होते हैं और किसी की भी डेथ पर 12 दिन तक लगातार छाती पीट पीट कर रोने के लिए इन्हें बुलाया जाता है। जितना ज्यादा ड्रामेटिक तरीके से रोते हैं उतना ही उनकी तारीफ भी होती है। इस पर 1993 में रुदाली नाम से एक मूवी भी बनी थी। लेकिन धीरे धीरे राजस्थान वाले अब इस ट्रेडिशन को पीछे छोड़ रहे हैं और थोड़ा शांत डेथ रिचुअल्स को फॉलो करने लगे। डेथ के साथ एसोसिएटेड इतने डाइवर्स तरह के रिचुअल ये दिखाते हैं कि डेथ के बारे में ह्यूमन सोसाइटी ने कितना ज्यादा सोचा है, कितना उसे इंपॉर्टेंस दिया है। और इसी थॉट प्रोसेस से निकलते हैं कुछ ऐसे बिलीफ जो भारत के कई सारे लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि अगर वाराणसी में आप मरे तो जन्म मृत्यु के चक्कर से फ्री होकर आपको मोक्ष मिल सकता है। इनफैक्ट काशी लाभ मुक्ति भवन के बारे में आपने शायद सुना हो, नहीं सुना हो तो मैं बता दूं, इस पे काफी इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म भी बनी थी, कभी टाइम मिले तो देख लेना उसे। लेकिन इस जगह का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर आपको 15 दिन के लिए कमरा मिलता है और 20 रुपए की नॉमिनल सी फी लगती है। अगर आपके पास वो भी देने के पैसे नहीं है तो फ्री में भी आपको रहने दिया जाता है। बस शर्त इतनी है कि 15 दिन के अंदर आपकी डेथ हो जानी चाहिए। ज्यादातर लोग जो ऑलरेडी डेथ बेड पर होते हैं वही यहाँ पर अपने लास्ट डेज को स्पेंड करने के लिए आते हैं। अभी तक ऑलमोस्ट 14,000 से ज्यादा लोग ऐसा कर चुके हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनकी डेथ यहाँ पर होती है तो वो जन्म मृत्यु की साइकिल से मुक्त हो जाएंगे। और ऐसा ही कुछ मानना है पुरी के स्वर्ग द्वार के बारे में। ये एक ऐसा घाट है जहां पर अगर आपका क्रिमेशन होता है तो कहते हैं आप डायरेक्टली स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं। अब ये रिचुअल और बिलीफ तक तो ठीक है, लेकिन क्या आप विश्वास कर सकते हो कि डेथ जैसी चीज में भी लोग स्कैम कर रहे हैं? वेल, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको लाल बिहारी जी से मिलवाता हूं। 66 साल के लाल बिहारी अपने सरनेम में मृतक वर्ड यूज करते हैं, यानी कि डेड, क्योंकि 18 साल के लिए इन्हें पेपर पर डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लाल बिहारी जब लेट 20s में थे तो एक कपड़े की दुकान खोलने के लिए एक दिन बैंक में गए लोन लेने के लिए, और लोन के लिए इन्होंने अपनी पिताजी की जमीन को गिरवी रखना था। इस जमीन के कागज निकलवाने जब ये गांव के गवर्नमेंट ऑफिस पहुंचे तो इनके पैरों के नीचे से ही जमीन खिसक गई। गवर्नमेंट ऑफिसर ने इन्हें बताया कि भैया आप तो मर चुके हैं, आपके नाम का तो यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट लगा हुआ है और आपकी जमीन आपके अंकल जी ने अपने नाम करवा रखी है। इन्हें आज तक ये नहीं पता चला कि ये किसी क्लर्क की मिस्टेक थी या अंकल जी ने सरकारी अफसर को घूस देके करवाया था। लेकिन ये होने के बाद लाल बिहारी जी ने बहुत कोशिश करी अपने आप को जिंदा प्रूव करने के लिए। ये हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए, यहाँ तक कि इलेक्शन तक लड़ने की कोशिश करी। ये बस चाहते थे कि एक बार सरकार के किसी कागज में इनका नाम आ जाए तो ये प्रूव हो जाए कि भैया ये जिंदा है। यहाँ तक कि इन्होंने खुद को अरेस्ट करवाने की भी कोशिश करी ताकि पुलिस रिकॉर्ड में ही नाम आ जाए। लेकिन पुलिस वाले भी ये समझ गए और उन्होंने इनको अरेस्ट करने से ही मना कर दिया। फाइनली ये जब इन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया और थक के हार मानने वाले थे तभी यहाँ पर एक नया डीएम का ट्रांसफर हो जाता है और 18 साल बाद पुराने पेपर्स को ठीक करवाते हैं और वापस से इनको जिंदा डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब इस बात को आज 20 साल हो चुके हैं, लेकिन तब से लगातार हर साल ये अपने पुनर्जन्म के दिन सेलिब्रेट करते हैं एक केक काटकर। लेकिन वो केक बना होता है कार्डबोर्ड से, यानी कि अंदर से खोखला होता है। और इनका कहना है कि करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स की वजह से इस केक की तरह हमारे देश का सिस्टम भी अंदर से खोखला हो चुका है। और अपने साथ हुए इस इतने बड़े स्कैम के प्रोटेस्ट में लाल बिहारी जी ने अपने नाम के आगे मृतक सरनेम ऐड कर दिया और आज ये एसोसिएशन फॉर लिविंग डेड रन करते हैं। और इनके अकॉर्डिंग सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर इनके जैसे 40,000 लिविंग डेड अवेलेबल है जिनके नाम पर किसी ने फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया और इनकी संपत्ति हड़प ली। इनके स्ट्रगल के ऊपर पंकज त्रिपाठी जी की एक मूवी भी आई थी, कागज। अगर आपको कभी टाइम मिले तो मूवी भी आप देख सकते हो। और थोड़ी सी रिसर्च करो तो आपको पता चलेगा कि ऐसे फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाने वालों का नंबर बढ़ता जा रहा है। 500,000 रुपए में ये लोग किसी के भी डेथ सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए राजी हो जाते हैं और इसका यूज ये लोग मेनली प्रॉपर्टी हड़पने के लिए करते हैं। और इसीलिए भारत के अंदर सिविल केसेस में ऑलमोस्ट 66% केसेस सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के निकलते हैं। और कई लोग ऐसे फेक डेथ सर्टिफिकेट यूज करके लाइफ इंश्योरेंस तक क्लेम करने की कोशिश करते हैं। अभी लास्ट ईयर ही एक ऐसा स्कैम सामने आया था, 245 लोगों ने फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवाया था इंश्योरेंस मनी को क्लेम करने के लिए। और ऐसे बैड एक्टर्स की वजह से लाइफ इंश्योरेंस से लेकर जो टर्म इंश्योरेंस होते हैं इनके
क्लेम का जो प्रोसेस है वो और ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। अब देखो, जिंदा रहना तो महंगा है, मरने के बाद भी इतना खर्चा होता है, ऊपर से इस तरह के स्कैम, और इसीलिए मुझे लगता है कि हर एक इंसान को अपनी डेथ के बारे में थोड़ा सा तो सोचना चाहिए और थोड़ी बहुत प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए। जब हम अपनी एजुकेशन से लेकर घर, गाड़ी, शादी, हर एक चीज प्लान कर सकते हैं तो डेथ प्लान क्यों नहीं कर सकते? इस प्लान में आप सबसे पहली चीज कर सकते हैं एक टर्म इंश्योरेंस लेकर। टर्म इंश्योरेंस पहली बार भारत में 2009 में स्टार्ट हुआ था और आज भी सिर्फ अर्बन एरियाज में 30% इंडियंस के पास एक टर्म इंश्योरेंस है। लेकिन जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस एक फिक्स टर्म के लिए होता है जिसमें आपको प्रीमियम पे करना होता है और उस ड्यूरेशन में अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो आपके नॉमिनी को उस इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। इसमें बहुत सारे प्लान आते हैं जैसे रेगुलर टर्म प्लान, रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान, 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम एट नो एक्स्ट्रा प्लान एटसेट्रा। इसमें आप क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल डेथ, इनकम बेनिफिट जैसे राइडर्स भी ऐड करवा सकते हो। इन सब की डिटेल आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो जहां पर 20 से ज्यादा इंश्योरर्स लिस्टेड हैं और 1 करोड़ तक की पॉलिसी आपको 525 रुपए पर मंथ से स्टार्ट हो सकती है। पॉलिसी बाजार से आपको 10% का ऑनलाइन डिस्काउंट भी मिलता है। ये 24/7 क्लेम असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। अप टू 80 ईयर्स तक का कवरेज यहां पर मिलता है और अप टू 59 क्रिटिकल इलनेस के कवर्स को आप राइडर्स के थ्रू ऐड करवा सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल है इसलिए किसी एजेंट के कंपैरिजन में आपका प्रीमियम भी बहुत कम लगता है और टर्म इंश्योरेंस के साथ आपको 80C के थ्रू इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। आपको डॉक्यूमेंटेशन या क्लेम में भी अगर कोई हेल्प चाहिए तो पॉलिसी बाजार का रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पर भी आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है तो इन्हें एक बार चेकआउट जरूर करना। दूसरी चीज आप प्लान कर सकते हो कि अपनी विल लिख सकते हो। विल बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो ये स्पेसिफाई करता है कि आपके जाने के बाद आपकी वेल्थ या आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एसेट को कौन इनहेरिट करेगा। इसमें आप जिसको भी अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हो, जितनी भी देना चाहते हो, आप सब कुछ डिटेल में लिख सकते हो। इससे आपकी डेथ के बाद आपके जो फैमिली वाले होंगे वो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के केसेस में फंसने से बच जाएंगे। इसे आप या तो किसी लॉयर से बनवा सकते हो या कि एक व्हाइट पेपर पर सारी चीजें लिखकर 2 विटनेस के साइन करवा सकते हो और ये भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है और ये किसी भी एज में बनवाया जा सकता है। हाँ, बस अपनी विल के बारे में अगर आपने अपने बच्चों को बता दिया तो अगली बार जरा खीर थोड़ा संभल के खानी पड़ेगी। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट काम आप कर सकते हो ऑर्गन डोनेशन की प्लानिंग। देखो, मरने के बाद अगर आपकी बॉडी किसी को नई जिंदगी देने की काम आ जाए तो उससे बढ़िया बात क्या होगी। गवर्नमेंट ने ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ नेत्रदान, महादान जैसी कैंपेन भी रन करी थी। आप भी अपनी आंखें किसी के नाम देख लीजिए मेरी तरह। ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है। आज भी भारत में ऑर्गन्स की बहुत शॉर्टेज है। भारत में आज के टाइम 3 लाख से ज्यादा पेशेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन 2022 में ऑर्गन डोनेट करने वालों का नंबर सिर्फ 16,000 था। तो अगर आप अपनी डेथ के बारे में सोचो और इसके बारे में प्लान करो तो शायद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। और ऐसी और क्या चीजें हो सकती है अगर आप डेथ के बारे में सोचो जिन्हें आप प्लान कर सकते हो, मुझे कॉमेंट में बताना। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो वो भी आप बता सकते हो। मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़े यूनिक टॉपिक पर एक वेल रिसर्च वीडियोस आपको दिखा सकूं। तो अगर ऐसे और वीडियोस आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें चेकआउट जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।